हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपन ने चालू कर रखा था एक टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, एलपीपी का, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, जो सिंपलेक्स मेथड से या ग्राफिकल मेथड से या फिर जनरल टर्म्स जो इसकी हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं अपने, उनको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के न्यूनतमीकरण हेतु आधारी सुसंगत हल के इष्टतम होने की आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त है सभी जे के लिए। देखो, सिंपलेक्स मेथड से जब हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपलेक्स मेथड में हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मैक्स जेड में। मैक्स जेड में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या रहता है, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, न्यूनतमीकरण है। न्यूनतमीकरण के लिए पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब मिनिमम जेड के लिए पूछा हुआ है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपने ऑप्शन नंबर सेकंड, जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 0। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। उसमें क्या पूछा हुआ है, दिस सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। देखो, हमने अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट पढ़ा था, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि क्या होती है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, उनका जो सुसंगत हलों का समुच्चय हमें मिलता है वो क्या होता है, ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। उसमें भी ये स्टेटमेंट हमने देखा था और यहां भी वापस यही स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो क्या होगा, कोई भी एलपीपी अगर हम सोल्व करते हैं तो उसका जो हमें सॉल्यूशन सेट मिलता है वो क्या होता है, एक कॉन्वेक्स सेट होता है। सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन सेट, फिजिबल सॉल्यूशन सेट जो मिलेगा वो क्या होगा, ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है। उसमें पूछा है कि फर्स्ट इटरेशन ऑफ सिंपलेक्स मेथड, उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो, जो हमें प्रॉब्लम दे रखी है पहले तो हम क्या करें, उसको मैक्सिमाइजेशन में दे रखी है, इक्वल में दे रखे हैं। इसमें हमें क्या है, देखो इसमें 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 0 x4, x1 प्लस 3x2 0 x3 माइनस x4। इसमें तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो क्या करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए काम में आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई और नहीं मिल रहा है। इसमें तो मिल गया लेकिन इसमें नहीं मिला। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम एक कृत्रिम चर जोड़ेंगे। तो वो जोड़ के देखते हैं, इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, मैक्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस 5 x2 प्लस 0 डॉट x3 प्लस 0 डॉट x4। इतना दिया हुआ, इतना लिख लिया। कंस्टेंट्स क्या दिए हुए हैं, प्रतिबंध दे रखे हैं हमें, 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 क्या दिया हुआ हमें, प्लस x3 प्लस 0 डॉट x4। सेकेंड हमें दे रखा है x1 प्लस 3x2 प्लस 0 डॉट x3 माइनस x4। अब देखो, इसमें नहीं था तो इसमें एक जोड़ेंगे, क्या, प्लस x5 इक्वल टू में क्या है 2। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 डॉट x5 इक्वल टू 6। अब देखो x5 जो क्या x5 है वो क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, कृत्रिम चर है। तो जब ये इसमें जाएगा उद्देश्य फलन में तो क्या हो जाएगा, माइनस एम इसका गुणांक रहेगा, माइनस एम इंटू x5। देखो, जब भी हम कोई कृत्रिम चर जोड़ते हैं तो उद्देश्य फलन जो दिया हुआ होता है उसके अंदर क्या होता है, कृत्रिम चर का गुणांक हमेशा माइनस एम लिखा जाता है। जहां पे क्या होता है, एम वेरी 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 ग्रेटर देन क्या होती है, 0, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो वो क्या है, होगी माइनस एम से गुणा कर देंगे उसको। ठीक है, अब ये बन गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे इसको सोल्व करते हैं तो एक सारणी बनाएंगे सिंपलेक्स टेबल, उसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आते हैं इसमें कौन से बेसिक वेरिएबल्स कौन से होंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू आती है।
फिर इसमें लिखते हैं बी कौन से होते हैं, ये जो दिए हुए रहते हैं ना बराबर में, ये वाले बी की वैल्यू कहलाते हैं। तो देखो बेसिक वेरिएबल कौन से हो गए, एक तो x3 है और एक x4 हो गया। ये x3 वाला देखो 1 है 0 है, x5 में कितना है 0 और 1, तो x3 और x5 हो गए। तो बेसिक वेरिएबल तो हो गए x3 और x5। कॉस्ट वैल्यू कौन सी होती है, x3 और x5 की उद्देश्य फलन के अंदर इनके गुणांक कितने हैं, x3 का गुणांक कितना है 0, x5 का गुणांक कितना है -m, b कितना आ जाएगा 6 और 2। अब ये जो है ये ऐसे कैसे लिख देंगे इसके अंदर 3 4 1 0 0, दूसरे का लिखेंगे 1 3 0 -1 1। ये किसके लिए है, x1 के लिए, ये x2 के लिए, ये x3 के लिए, ये x4 के लिए और ये x5 के लिए। ऊपर लिखते हैं इनकी CJ वैल्यूज, तो क्या है 1, जो उद्देश्य फलन में इनके गुणांक होते हैं वो 1 5 0 0 और -m। अब देखो इतना लिख लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां पे निकालेंगे क्या, ZJ माइनस CJ निकालते हैं। देखो ZJ माइनस CJ क्या होगा, ये जो इनकी वैल्यूज हैं इनको गुणा करेंगे CB से, CB से गुणा करके फिर उसमें से क्या कर देंगे CJ घटा देंगे। तो देखो CB से गुणा करें 3 इंटू 0 0, 1 इंटू -m कितना हो जाएगा -m -1, ये घट जाएगा। इससे करें तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू -m -3m, तो ये कितना आ जाएगा -3m -5, ये घटेगा तो -5 आ गया। x3 के लिए देखो 0 आएगा, x5 के लिए भी 0 आएगा। जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए ZJ माइनस CJ का मान हमेशा कितना रहता है 0 रहता है। तो x3 के लिए भी 0 आएगा, x5 के लिए भी क्या आएगा 0 आएगा। x4 के लिए निकालें तो क्या होगा 0 इंटू 0 -1 इंटू m कितना हो जाएगा प्लस का m। अब देखो सिंप्लेक्स मेथड में अपन करते क्या है, ZJ माइनस CJ निकालने के बाद देखते हैं अगर सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका सॉल्यूशन आ जाता है वहां पे। लेकिन देखो यहां पे माइनस में है तो सबसे बड़ी जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके संगत जो चर मिलता है वो क्या होता है, इंटरिंग वेरिएबल होता है, वो क्या होता है प्रवेशी सदिश होता है। तो यहां क्या है -3m -5 सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, तो ये तो क्या हो जाएगा प्रवेशी सदिश, प्रवेशी सदिश। फिर क्या देखते हैं, इस जो x2 है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या देखेंगे, अब मिनिमम रेशियो निकालेंगे b के साथ में। तो मिनिमम रेशियो क्या हो जाएगा इसका, मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, मिनिमम रेशियो होता है b बटा xj, एक तरह से ये बोल सकते हैं b बटा xj की जो वैल्यू आती है वो। तो b की वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 6/4 कितना हो जाएगा 3/2, इसके लिए आएगा 2/3। तो इनमें से छोटा कौन सा है, 2/3 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा अपगामी सदिश, यानी कि बाहर निकलने वाला सदिश, अपगामी सदिश, ये इसमें से हट जाएगा। और जो अपगामी सदिश होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग और प्रवेशी सदिश होता है, इन दोनों का जो मिलान होता है वो एलिमेंट क्या कहलाता है, की एलिमेंट, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना हो गया 3। तो देखो क्या करते हैं, जो अपगामी सदिश की जो रो है उसमें क्या करते हैं की एलिमेंट का भाग दे देते हैं, अगली टेबल बनाने के लिए उसमें पूरे में किसका भाग दे देते हैं, जो की एलिमेंट आता है उसका। तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, जैसे इसमें 3 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, देखो नई टेबल बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं अपन। हमें देखो पूछा हुआ है आफ्टर फर्स्ट इटरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ये पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, इसको सोल्व नहीं करना है अपने को। अब देखो यहां पे इसको सोल्व करें तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे सबको, तो यहां क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, 3 की जगह आ जाएगा 1, 0 की जगह 0, -1 की जगह कितना आ जाएगा -1/3, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे x5 क्या था, कृत्रिम सदिश था, वही निकलने वाला सदिश भी है, अपगामी सदिश भी x5 ही है। तो कृत्रिम चर जैसे ही उससे बेसिक वेरिएबल से हट जाता है, वैसे ही क्या करते हैं, सिंपलेक्स टेबल में से उसको हटा देते हैं। तो यहां से x5 को हटा देंगे, उसकी वैल्यू अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो की एलिमेंट है उसके ऊपर वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, 0 बनाना होता है। तो की एलिमेंट 1 है, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 0 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 1 है, ऊपर क्या है 4, तो 1 को 4 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही 0, ये क्या है 0, इसको 4 से गुणा करके इसके ऊपर वाले में से घटाएंगे, 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1। आगे क्या है -1/3, उसको क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -4/3, उसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 + 4/3, तो 4/3। ऐसे यहां करेंगे 4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4/3, ऊपर क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 3 - 4/3, तो कितना बच जाएगा 5/3, ये बच गया। ऐसे ही यहां पे करेंगे, यहां पे क्या आ गया 2/3, इसको 4 से गुणा किया कितना आ गया 8/3, उसको किस में से घटा देंगे 6 में से, तो 6 - 8/3, तो कितना आ जाएगा 10/3, 10/3 आ गया। देखो ये वैल्यू वही है। अब देखो x3 तो वही रहा, दूसरा सदिश कौन सा आ गया, प्रवेशी सदिश कौन सा था x2, तो ये आ जाएगा x2। कॉस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, x3 की 0 थी, x2 की कॉस्ट वैल्यू कितनी है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5। बेसिक वेरिएबल्स, ये बेसिक वेरिएबल है ही अपने पास, और ये क्या है CB है, ये B है, ये क्या था x1, x2, x3 और x4, x5 कृत्रिम चर था तो उसको हमने हटा दिया है सिंपलेक्स टेबल में से। ऊपर इनकी वैल्यूज थी 1, 5, 0 और 0। देखो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल के बाद, फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x3 की वैल्यू आ रही है 10/3, x2 की वैल्यू आ रही है 2/3, 2 की वैल्यू आ रही है, इसमें देखेंगे x2 की वैल्यू 2/3 ये रही, और x3 की वैल्यू 10/3, तो ये क्या आ जाएगा, पहला ही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट इटरेशन के बाद पूछा हुआ है तो केवल एक सिंपलेक्स टेबल है उसको सोल्व करेंगे, दूसरी बनाएंगे, उसमें बनाते ही केवल b की वैल्यू अपने को चाहिए, तो हमें पूरी टेबल भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो क्या केवल b की वैल्यू निकाल के यहां पे चेक कर सकते हैं, और एग्जाम में हमें समय बचाना है तो हम क्या करेंगे, केवल b की वैल्यू ही निकालेंगे, आगे वाली टेबल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया फर्स्ट x1 = 0, x2 = 2/3, x3 = 10/3 और x4 = 0। x5 की वैल्यू देखो नहीं दिए, क्यों, x5 अपन ने अपनी तरफ से जोड़ा था, कृत्रिम चर था, अगर कृत्रिम चर इसमें प्रेजेंट रह जाता है तो वो सुसंगत हल उसका प्राप्त नहीं माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 2011 सेकंड ग्रेड में पूछा है मैक्स जेड निकालना है किसका, 2x1 + x2 का। कंस्टेंट दे रखे हैं -x1 + x2 <= 1, -5x1 + x2 <= 2, और x1 x2 दोनों क्या है > 0 है। तो देखो इसको सोल्व करें। अब एक चीज और है, जब भी हमें दो वेरिएबल में कोई भी सॉल्यूशन करना पड़े, कोई भी एलपीपी दे रखी हो जिसमें केवल दो वेरिएबल हो, तो उसको हम सिंपलेक्स मेथड से कभी सोल्व नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीका होता है उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करेंगे। चाहे हमें सिंपलेक्स से पूछा हुआ हो, उसका अगर लास्ट सॉल्यूशन पूछा हुआ है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, तो हम उसको हमेशा ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन दोनों से हमेशा क्या आता है, समान आता है। तो सिंपलेक्स मेथड से करते हैं तब पड़ता है, हम क्या करेंगे सीधा ग्राफिकल मेथड से उसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना केवल किसके लिए, उसके लिए जिसमें वेरिएबल्स की संख्या कितनी हो, केवल 2 हो। तो इसको सोल्व करें तो क्या दिया हुआ है, मैक्स जेड इक्वल टू क्या है 2x1 + x2, कंस्टेंट दे रखे हैं, प्रतिबंध दिए हुए -x1 + x2 <= 1, -5x1 + x2 <= 2, और x1 x2 दोनों क्या है > 0। तो इसके क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे और उससे सोल्व करेंगे। ये आ गया x1, ये आ जाएगा x2। देखो ये जो दे रखा है असमीका दी हुई रहती है, उसको क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को पहले किसमें, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा -x1 + x2 = 1। अब देखो
ये इसकी लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सरल रेखा की इक्वेशन है, तो सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा खींचने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार x1 को 0 पुट कर दो, x2 की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार x2 को 0 पुट कर दो, x1 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x1 को 0 पुट करते हैं x2 की वैल्यू कितनी मिलती है 1, तो x2 की वैल्यू मान लिया 1 यहाँ पे है। x2 को 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन अपन खींच देंगे, तो ये कौन सी हो गई, -x1 + x2 = 1 लाइन। दूसरी लाइन अपन खींचेंगे, -5x1 क्या हो जाएगा, -5x1 + x2 = 2 मान लेंगे। अब दूसरी लाइन इसकी खींचेंगे, तो देखो दूसरी लाइन कैसी आ जाएगी, x2 को 0 पुट करें तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2/5, -2/5 कहीं है यहाँ पे आएगा। उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 को 0 पुट किया तो कितनी आ जाएगी 2, तो वो यहाँ कहीं आएगा। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये किसकी हो जाएगी, -5x1 + x2 = 2 लाइन। अब देखो ये देखें कि इनका एरिया कौन सा आएगा, तो वो क्या है, <<1 दे रखा है। अगर 0 0 से नहीं गुजरते हैं तो हम हमेशा 0 0 पुट करके देखेंगे, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो वो 0 0 की तरफ वाला एरिया जाएगा, वरना उसके दूसरी तरफ का। देखो पहले में 0 0 पुट करें तो क्या आएगा, 0 + 0 << 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि इस लाइन के नीचे का एरिया अपने पास आता है। इस लाइन के नीचे का एरिया आ गया। दूसरी के लिए पुट करके देखें तो दूसरी के लिए क्या आएगा, 0 0 पुट करेंगे तो 0 << 2 होता है, तो इसके भी क्या आएगा, नीचे का एरिया आ जाता है। दोनों के क्या आ रहा है, नीचे का एरिया आएगा, और x1 x2 > 0 दिए हैं तो वो क्या होंगे, ये वाला एरिया उनके लिए आएगा, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करें तो देखो कॉमन पार्ट ये आ गया। अब इसमें पूछा है कि इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो एक तो ये पॉइंट मिला है, एक ये पॉइंट मिला है, इन दोनों पॉइंट से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट से इसको सोल्व करते हैं, तो देखो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, फिर ये वाला कॉमन हो गया। इन सब का कॉमन एरिया कौन सा आ जाएगा, इन सब का कॉमन एरिया आया है अपने पास ये वाला, ये वाला अपने पास क्या आ गया, कॉमन एरिया। तो इसके पॉइंट्स कौन से मिले, एक तो ये मिल गया 0,0, एक ये मिला है, ये पॉइंट कौन सा था 0,1। उसके अलावा बाकी आगे का पूरा एरिया है, वो इसमें रख के देखेंगे। जैसे ही इसमें रखते हैं 0,0 पे तो कितना आ जाएगा 0, 0,1 रखेंगे तो मान कितना आएगा, z 0 0 पे कितना आएगा 0, और z 0,1 पे कितना हो जाएगा 1। अब देखो यही मैक्सिमम सॉल्यूशन है या फिर अनबाउंडेड होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल सकता है क्योंकि एरिया क्या है, अनबाउंडेड है। तो देखो जैसे जैसे आगे x1 और x2 की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहां इस तरफ जाएंगे तो x1 की वैल्यू किधर जा रही है, टेंस टू इन्फिनिटी, तो x1 की वैल्यू अगर टेंस टू इन्फिनिटी जाएगी तो क्या ये टेंस टू इन्फिनिटी नहीं चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है। ऐसे ही x2 की वैल्यू भी अगर आप बढ़ाते जाओगे तब भी क्या होगा, ये टेंस टू इन्फिनिटी चला जाएगा। तो मैक्स z क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। z क्या दिया हुआ है अपने पास 2x1 + x2, ये एरिया मिल रहा है अपने को। इसमें देखो x1 की वैल्यू कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, x2 की मान लो कांस्टेंट भी रख लेते हैं, x2 की वैल्यू मैंने 0 मान ली, x2 की वैल्यू क्या है 0 मान ली, तो भी जो 2x1 बचा हुआ है इसके अंदर जैसे जैसे x1 की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूं, टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा, z की वैल्यू कहां जा रही है, टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मैक्स हमें मिल ही नहीं पाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के आधारी मैट्रिक्स बी में अशून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है तथा इष्टतमता की शर्त भी संतुष्ट होती है। देखो मैंने अभी अभी बताया था, जब हमने सिंप्लेक्स मेथड से इक्वेशन सोल्व किया है, सिंप्लेक्स टेबल बनाई थी, तब अपन ने उसमें एक क्या है, कृत्रिम चर शामिल किया था। उस समय मैंने एक बात बोली थी कि अगर सिंप्लेक्स टेबल में ZJ - CJ सारे के सारे क्या हो जाते हैं, > 0 मिल जाते हैं हमें, और उसमें भी सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जो है कृत्रिम चर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में, तो क्या हो, उसकी अशून्य, देखो दे रखा है अशून्य वैल्यू मिल रही हो हमें, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू हमें मिले, अशून्य हो, तो क्या होगा, उसका कोई भी सुसंगत हल नहीं विद्यमान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। देखो
कृत्रिम चर अगर सॉल्यूशन सेट में रहता है और उसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है तो वो क्या होगा, हमेशा सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा, उस एलपीपी का हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखें, कृत्रिम चर के लिए स्पेशल है ये बात कि कृत्रिम चर विद्यमान होता है और नॉन जीरो होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूछा हुआ है, एक समीकरण निकाय दे रखा है, उसके लिए आधारी हल दिए हुए हैं। एक तो ये दे रखा ए, एक दे रखा है बी, एक दे रखा है सी। देखो एक ये दे रखा है ए, एक दे रखा है बी और एक दे रखा है सी। हमसे पूछा है कौन सा सुसंगत हल नहीं है। सुसंगत हल के लिए पूछा हुआ है, देखो इनमें से सुसंगत हल के लिए देखना चाहें तो एक x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7, z इक्वल टू 0, अगर ये इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ये क्या होगा, सुसंगत हल होगा। तीनों पॉजिटिव हैं, x y z तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें भी तीनों हैं। अब इसको इसमें रख के देख लेते हैं, अगर ये इनको सेटिस्फाई कर जाए तो क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो सुसंगत हल नहीं होगा। तो देखो पहले में रख के देखें तो क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 2 × 0 इक्वल टू कितना आ रहा है, 12। 12 ही आना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे में रख के देखें तो कितना हो जाएगा, 15 + 35 + 0, 15 + 35 कितने होते हैं, 50, सेटिस्फाई कर रहा है, ये सुसंगत हल होगा। ऐसे ही दूसरे के लिए चेक कर लेंगे, दूसरे के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 2 + 2 × 5 कितना आ रहा है, 12, इतना ही आना चाहिए था। दूसरे में रखते हैं 3 × 0 + 5 × 2 + 8 × 5, 8 5 40, 5 दूनी 10, 50, 50 आना चाहिए था, उतना ही आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन देखो तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या आ गया, अक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अक्स की वैल्यू क्या आ रही है तीसरे में, नेगेटिव, तो ये एक सुसंगत हल नहीं होगा। देखो तीनों हमने इसी वजह से चेक किए क्योंकि ऑप्शन दे रखा था उपयुक्त सभी, वरना तो हमें सीधा सीधा ऑप्शन सी दिख ही रहा था, थर्ड ऑप्शन इसका होना था, सी इसका सुसंगत हल नहीं है। हमने जैसे इसको पहले को चेक किया, ये सेटिस्फाई कर गया, हम सीधा इसका आंसर लगा सकते थे सी। क्यों, क्योंकि अगर एक उपयुक्त सभी आ ही नहीं सकता था, ये तो सुसंगत हल हो चुका था, तीसरा होना नहीं था, तो केवल सी ही ऑप्शन बचता है। देखो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है इष्टतम z इक्वल टू 2x1 - 10x2, x1 - x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x1 - 5x2 लेस देन इक्वल टू -5 है। इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या से z का मान प्राप्त किया जा सकता है, केवल निम्निष्ठ निकल सकता है, उच्चिष्ठ निकल सकता है, या दोनों प्राप्त कर सकते हैं, ये देखना है। तो देखो इसमें भी दो ही चर हैं, इसको भी क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। देखो ग्राफिकल मेथड से इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 2x1 - 10x2 such that x1 - x2 greater than equal to 0, x1 - 5x2 less than equal to -5, और x1 x2 दोनों क्या दे रखे हैं, x1 x2 greater than equal to 0 दिया हुआ है। ग्राफ बनाएं इसका, ये हो गया x1, इधर हो जाएगा x2। देखो पहला दिया हुआ है x1 - x2, x1 - x2 इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2। एक तरह से y इक्वल टू x वाली लाइन होगी, तो y इक्वल टू x लाइन कैसे जाती है, ऐसे, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 पहली लाइन। दूसरी है x1 - 5x2, तो दूसरी क्या कौन सी हो जाएगी, x1 - 5x2 इक्वल टू -5। एक बार x2 को 0 पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, -5, मान लेते हैं यहां कहीं -5। x2 को जैसे x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे, इसको कहीं पे काटेगी, इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। देखो x1 इक्वल टू x2 है तो वो इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x2 - 5x2 इक्वल टू -5, तो क्या हो गया, -4x2 इक्वल टू -5, x2 इक्वल टू क्या आ गया, 5/4। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर x2 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5/4। x1 की वैल्यू ये निकाल लेंगे, कैसे, इस लाइन से भी गुजर रहा है, इससे भी गुजर रहा है, तो x1 इक्वल टू x2 होगा, तो ये कौन सा आ जाएगा, पॉइंट 5/4, 5/4, ये पॉइंट आ गया। अब देखो एरिया कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, ये चेक करने के लिए क्या करें, देखो इस लाइन के लिए तो क्या है, हम 0 0 पुट करके देख लेते हैं, तो इसमें 0 0 जैसे ही पुट करेंगे क्या होता है, -5 से छोटा होता है, नहीं, इसके तो क्या आएगा, ऊपर वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया आएगा इसके, तो
दूसरा है वो 0 0 से तो जा ही रही है, तो क्या करें, ये पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा था, 0,1, ये पुट करके देखें तो 0,1 -1 हो गया। -1 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो इसके जीरो, इसके ये वाली साइड ना आके दूसरी वाली साइड आएगी, कौन सी, नीचे वाली साइड। ऊपर की तरफ ना आके कौन सी आएगी, नीचे वाली साइड। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, इधर तो आना नहीं है, कहाँ आएगा, इसके बीच में। देखो ये भी क्या है, अनबाउंडेड रीजन है, ये बीच वाला एरिया, ये वाला अनबाउंडेड रीजन हो गया। तो इसमें एक पॉइंट मिला है, वो पॉइंट रख के देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी क्या रहेगी। तो 5/4 5/4 पुट करते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2 × 5/4 - 10 × 5/4 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/4 - 50/4 40/4 -10 माइनस का 10, यानी कि क्या आ रहा है, z की वैल्यू 5/4 5/4 पे कितनी आ रही है, -10। लेकिन एक चीज इसमें हमने देखी है कि क्या x1 - 5x2 = -5 है। इसी का अगर डबल कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, उद्देश्य फलन मिल रहा है। 2x1 - 10x2 = क्या आ रहा है, -10, जिसका आंसर आ रहा है। यानी कि इस लाइन पे जो ये सेकंड कंस्टेंट है, इसी लाइन पे क्या होगा, हमेशा वैल्यू कितनी मिलेगी, -10 मिलेगी। तो सेकंड कौन सी है, ये ब्लैक वाली लाइन है, इस पे हमेशा वैल्यू कितनी मिलेगी, -10। इस पूरी लाइन पे वैल्यू कितनी मिल रही है, -10। इसके अलावा किसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5/4 5/4 है, इससे आगे कहीं ये क्या होगा, कहीं x की वैल्यू 2 भी होगी इस पे। उस 2 पे क्या करते हैं, इस 2,2 पे इसका, ये x1 = x2 है, तो 2,2 इस पे स्थित होगा। उस पॉइंट पे मान निकाल के देख लेते हैं, 2,2 पे 2,2 पे इसका मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 - 20 -16 -10 से कम हो गया। यानी कि जैसे इस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में इंक्रीज हो रही है, यानी कि वैल्यू घटती जा रही है। वैल्यू घटेगी मतलब हमें क्या मिलेगा, केवल उच्चिष्ट मान ही मिल पाता है, निम्निष्ट मान हमें इस पे नहीं मिलता है। उच्चिष्ट मान कितना हो जाएगा, मैक्स जेड कितनी हो जाएगी, -10। मैक्सिमम वैल्यू होगी ये, मैक्सिमम वैल्यू होगी -10, निम्निष्ट मान हमें मिलेगा नहीं। तो इसका मान क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल उच्चिष्ट। देखो इसमें हमें केवल इतना देखना था कि ये दोनों क्या है, समांतर है, उद्देश्य फलन इस प्रतिबंध के समांतर है, तो उस पे मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके किसी भी पॉइंट पे मान निकाल के देख लेना आप। यहां कहीं आगे मैंने 2 लिखा था, तो इस 2 पे इसमें x1 की वैल्यू 2 पुट करें तो मान कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, -2 -7 तो कितना हो जाएगा, 7/5। इस पे मान निकाल के देख लो, उसमें -10 ही आएगा, उसके अलावा कोई मान नहीं आएगा। जैसे रखें तो कितना हो जाएगा, 4 - 70/5, 5 चौक 20, 70 में से 20 गए, क्या हो गया, -50/5, कितना आ गया, -10। यानी कि उस लाइन पे हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी, -10। तो इस लाइन पे -10 रहनी है। इससे जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, x1 के डायरेक्शन में, x2 के डायरेक्शन में जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्यों, x2 क्या है, उद्देश्य फलन में माइनस साइन के साथ आ रहे हैं, माइनस साइन के साथ आ रहे हैं, तो जैसे जैसे x2 की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उद्देश्य फलन की वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो हमें केवल क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें उद्देश्य फलन के अधिकतम होने के लिए प्रतिबंध पूछा है, वो किस पॉइंट पे अधिकतम होगा। देखो इसको भी वैसे ही ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करें तो क्या है, z बराबर क्या दिया हुआ है, 2x + 3y, और निकालना क्या है, मैक्सिमम मान, मैक्स z। प्रतिबंध दे रखे हैं हमें कौन से, x - y > 0, y <= 12, x <= 20, y > 3 और x, y > 0। उसके अलावा एक और दिया हुआ है, तो सबसे पहले x + y > 30। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं इसको भी। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। x + y > 30, इसका बनाएंगे तो एक बार y को 0 रखें तो x का मान 30, जब x को 0 रखेंगे तो y का मान 30, यानी ये ऐसी लाइन जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा 30,0 और ये हो जाएगा 0,30। दूसरी है x = y लाइन, x = y लाइन ये वाली,
ये हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 0 लाइन, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 30 वाली लाइन। उसके अलावा y लेस देन इक्वल टू 12 दिया है। देखो इसको खींचने के लिए पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो कितना आएगा, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 30। दोनों को जोड़ दें तो ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 मान किसी में भी रख लें, y का मान कितना आएगा, x इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 15। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 15,15। अब देखो दूसरा क्या दिया, y लेस देन इक्वल टू 12। तो 15,15 y की वैल्यू 15 है तो इससे नीचे रहेगा, ये आ जाएगी y इक्वल टू 12 लाइन। एक है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लाइन, यहाँ पे कहीं पे मान लिया क्या है, y इक्वल टू 3 लाइन। और x लेस देन इक्वल टू 20 है, x क्या है 20 से पीछे रहना चाहिए। तो अब देखो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, यहाँ से जाएगी यहाँ से, या फिर यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी। उसके लिए क्या करें, यहाँ पे y की वैल्यू तो कितनी है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके साथ ही इंटरसेक्शन है, y की वैल्यू 3 रखी, x की वैल्यू कितनी आ गई 27, यानी इससे पीछे रहेगी। ये पॉइंट निकालें तो इस पे y की वैल्यू कितनी है 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे y की वैल्यू 12 रखेंगे इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी कि इससे आगे रहेगी, थोड़ा सा आगे। तो ये खींच देते हैं हम एक और लाइन, ये हो गई कौन सी, x इक्वल टू 20 लाइन। अब रीजन कौन सा बना वो देखते हैं। देखो y लेस देन इक्वल टू 12 यानी इस लाइन से नीचे का एरिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इससे ऊपर का एरिया, और x लेस देन इक्वल टू 20 यानी कि 3, तो ये। उसके अलावा इन दो लाइनों से और देखते हैं। तो देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30 है, 0 0 जैसे पुट करेंगे क्या होगा, इससे छोटा आएगा, यानी इस लाइन के नीचे का एरिया। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा, ये वाला एरिया। ये लाइन बचती है x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें क्या करें 0 0 से तो ये गुजर रही है, ये पॉइंट रख के देख लेते हैं। ये निकाला हुआ है हमारा 15,15, ये तो इसी के ऊपर है। ये 18,12 है, ये वाला पॉइंट 18,12 है, ये वाला 18,12 ये है। ये रख के देख लेते हैं, 18,12 इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस 12 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इसके ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। यानी हमारा जो एरिया है वो कौन सा बन गया, हमारा जो एरिया है वो ये वाला बन गया। ये इसके पॉइंट्स कौन से हो गए, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट हो गया। इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे। तो ये पॉइंट दो हमने निकाल रखे हैं, एक तो कौन सा है 18,12 है, एक तो ये पॉइंट निकालें। इस पे y की वैल्यू तो कितनी है 12, इस पे y की वैल्यू 12 है, तो इस पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू वाई लाइन पे है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 12। तो एक पॉइंट हो जाएगा 12,12। ये निकालें तो इस पे y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 3, क्योंकि x इक्वल टू वाई लाइन पे है। 12,12 हो गया, 3,3 हो गया। ये निकालें तो ये कितना आएगा, y इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 20 है, ये हो गया 20,3। एक पॉइंट बच जाता है ये वाला, जिसपे x की वैल्यू 20 है और x की वैल्यू 20 है और x प्लस वाई इक्वल टू 30 पे है। तो x की वैल्यू 20 हुई तो y की वैल्यू कितनी बच जाएगी फिर 10। ये पॉइंट्स आ गए, इन पे z की वैल्यू निकाल के देख लेंगे। तो देखो इन पे z की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, इन सारे पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालते हैं। 20,10 पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,10 इसमें रखें तो कितना आ जाएगा 50। 18,12 इसमें रखें तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 12 36, कितना आ जाएगा 72। और 12,12 रखें तो 12 पंजू 60, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। 3,3 रखें तो 15, जेड की वैल्यू आ रही है 15। और 20,3 रखें तो कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40, 3 3 9, 49 49। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमाइजेशन। तो अधिकतम मान कितना हुआ इनमें से, क्या है 72, किस पे आ रहा है 18,12 पे।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें 12,18 दिया हुआ है लेकिन 18,12 नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनको हम क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करेंगे, सिंपलेक्स टेबल से सोल्व नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, एक और दिया हुआ है z इक्वल टू 5x प्लस 7y में प्रतिबंध शर्तें दी हुई है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। क्या दिया हुआ है? z इक्वल टू 5x प्लस 7y। इसमें दिया हुआ है सच दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें पूछा है तो z इक्वल टू 5x प्लस 7y का मान क्या होगा? इसके लिए भी वही ग्राफ बनाने पड़ेंगे, तो ग्राफ बनाएं, ये x और ये क्या हो गया? y। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 6। ये पॉइंट हो गया 6,0, ये हो जाएगा 0,6। दूसरी लाइन देखें क्या दी है? 2x प्लस 3y, y को 0 रखें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2, और जब x को 0 रखें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये कुछ ऐसा, ये पॉइंट कितना आया? x की वैल्यू आ गई 3/2, 0, ये आ जाएगा 0,1। ये पॉइंट्स आ गए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पूछा है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहां पे कहीं पे होगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले तो यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी? x इक्वल टू 3 है, और ये लाइन कौन सी है? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 3 रखें तो y इक्वल टू भी कितना आ जाएगा? 3, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एक ये लाइन दी हुई है, y इक्वल टू 3 लाइन हो गई। अब देखो पूछा कौन सा है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। देखें तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, 0 0 पुट करें, संतुष्ट करता है, यानी इस लाइन से इधर वाला एरिया होगा, ये इधर वाला एरिया। ठीक है। दूसरा दिया हुआ 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 0 रखें तो सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब 2x प्लस 3y ये वाली लाइन है, इससे इधर वाला एरिया होगा। फिर है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी इससे ऊपर का एरिया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इससे इधर का एरिया। देखो इस लाइन से इधर का एरिया है, इस लाइन से इधर का एरिया है, तो ये दोनों तो एक ही बिंदु पे संतुष्ट करती हैं, इस y से ऊपर का होना चाहिए, तो केवल एक ही बिंदु आएगा इसमें, कौन सा? 3,3। उसके अलावा और कोई बिंदु इसके सुसंगत क्षेत्र में आ ही नहीं रहा है। 3,3 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? z क्या देगा? अधिकतम या न्यूनतम कैसा मान देता है? तो देखो इसमें z 3,3 एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो उसी पे इसका क्या होगा? मान एक अधिकतम भी होगा और न्यूनतम भी होगा, तो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हमें इसी पॉइंट्स पे मिल जाएंगे। न्यूनतम कहो या अधिकतम कहो, पॉइंट ही हमें एक ही मिल रहा है, तो उसका मान भी क्या होगा? एक ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमें आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रेखिक प्रोग्रामर समस्या में यदि सुसंगत हलों के समुच्चय ही रिक्त हो तो समस्या का हल होगा। सुसंगत हल निकाल रहे हैं, जैसे पीछे वाले में हमें एक पॉइंट तो मिला हमें, तो हम उस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी पूछे वो बता सकते हैं कि 3 पे जितनी वैल्यू आ रही है वो उसकी मैक्सिमम भी होगी, वही उसकी मिनिमम भी होगी। जब रिक्त समुच्चय हो, कोई पॉइंट ही हमें ना मिले, तो क्या उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? नहीं। तो उसमें क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। जब रिक्त समुच्चय मिल रहा है, सुसंगत हलों का समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय। जब समुच्चय ही रिक्त है तो उसमें पॉइंट ही नहीं है, तो हमें क्या हल मिलेगा? नहीं, कोई हल नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।